हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन रेलेवेंट टीपीसी के लिए मैथ के लिए सैंपल पेपर देखेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक आयताकार कमरे के फर्श का टाइल बिछाने की लागत 65 रुपए प्रति मीटर की दर से 91 रुपए दिया हुआ है। फर्श की लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात अपन को कितना दे रखा है 7:5। तो कमरे का फर्श का परिमाप चाहिए। फर्श क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप में होता है, आयत के शेप में होता है। तो उसका तो परिमाप कितना होता है आपको पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सुनो। अब देखो पहले अपन जो फर्श का है वो एरिया निकाल लेते हैं। फर्श का एरिया कैसे निकालेंगे। फर्श का एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल रुपए कितना है 9100 और कितने दर से मिल रहा है 65 की दर से। तो देखो किससे कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। तो 13 से कितना हो जाएगा 7 टाइम, और 13 से कितना हो जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से देखो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्श का एरिया। तो फर्श का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 7x इंटू 5x मान लिया इसको। इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। 7 से काटो इसको कितना हो जाएगा 20 टाइम। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ से देखो अक्स अक्स कितना हो जाएगा, अक्स स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू उठाएंगे, एक्स की वैल्यू चाहिए तो अपने पास कितना हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तो 4 का रूट कितना होता है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर लंबाई निकालनी है तो ये 7x की वैल्यू है, ये 5x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आ गई। तो लंबाई कितनी आ गई अपने पास रियल 14, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 10। तो आयत का परिमाप तो चाहिए 2 इंटू 14 प्लस 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 24, और 2 कितना हो जाएगा 48। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। फास्ट कराने का यही है कि अगर मैं 1 घंटे का ज्यादा ले लूंगा तो उसमें क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होगा। इसको 2x में देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ज्ञात कीजिए कि 8 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 1500 रुपए की राशि का निवेश कितने समय के लिए किया गया था। यदि निवेश का समय पूर्ण होने के बाद 1800 रुपए वापस निकाल दिए जाए। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि अपन को इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ से 1500। देखो निवेश निकालता है मतलब उसमें ब्याज भी शामिल है। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से अमाउंट 1800 रुपए। रेट अपन को दे रखी है 8%। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा दे रखा है, इसमें कोई भी ट्रिक मत लगाओ। देखो यहाँ से अगर अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना रुपए 300 रुपए। अब टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला तो पता होगा, 100 इंटू SI और प्रिंसिपल इंटू क्या होता है रेट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100, SI कितना दे रखा है अपने को 300, यहाँ से कितना दे रखा प्रिंसिपल 1500, और जो टाइम दे रखा है जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने पास 8%। अगर इसको सोल्व करते हैं देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। 15 से कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। और यहाँ से देखो 4 से काटोगे तो कितना हो गया 4×5 = 20 और 4×2 = 8। तो यहाँ से 2 में 5 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा अपने पास 2.5 ईयर। ठीक है, तो ये टाइम पूछा था, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऐसे क्वेश्चन वालों को आप किस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से पूछा जा रहा है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अदवारसी करना है। तो देखो प्रिंसिपल तो क्या दिया हुआ है अपने पास 8000। इसको दो तरीके से कर सकते हो। रेट कितनी दी हुई है 10%, और जो टाइम दे रखा है इसको क्या लिख सकता हूँ, डेढ़ को मैं 1.5 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। मतलब इसको क्या क्या लिख सकता हूँ 3/2 ईयर। ये सोनो। अब देखो ये बोला कि हाफ ईयरली गणना करो। जब भी हाफ ईयरली गणना कराए ना तो रेट तो क्या हो जाती है आधी। मतलब रेट तो आप किससे करेंगे, आप 5% से करेंगे। और टाइम कितना हो जाता है दुगुना। तो अगर इसका दुगुना करते हैं तो मेरे पास जो टाइम हो जाएगा नया वो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। अब देखो इसको अपन पहले तो ट्री मेथड से कर सकते हैं। पहले मेथड ट्री मेथड तो अपन को पता है कैसे होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये सो देखो पहले 8000 पर अगर मैं 5% की दर से ब्याज लगाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ से 400 रुपए। तो सेकंड ईयर पर भी जो मूलधन पर 5% की दर से ब्याज लगाएंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा अपन को 400। साथ में सेकंड ईयर पर जो फर्स्ट ईयर पर ब्याज लगाया 400, इस पर भी अपन 5% की दर से ब्याज लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से करके बता देता हूँ, 500 के 20 कितना मिल जाएगा 20। ऐसे ही थर्ड ईयर पर करेंगे अपना अप्लाई। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 400। फिर 400 पर अपन 5% की दर से लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इस 400 पर 5% की दर से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर इस 20 पर अपन 5% की दर से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ टोटल ब्याज जोड़ दो 400 400 800 4×3 1200 और 60 कितना हो जाएगा 1261। तो एक तो तरीका ये है कि अपन टोटल ब्याज ऐसे निकालेगा। दूसरा तरीका कौन सा है कि देखो आपने निकाला 5%, कितना निकाला 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। टाइम कितना दे रखा है यहाँ से 3 ईयर। टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर। अब देखो जो बेस वैल्यू होता है ना उसको ही प्रिंसिपल मान लिया तो यहाँ पर 20 माना, लेकिन 20 मत मानो। कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी हार्ड हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर जो टाइम दे रखा ना उसका क्यूब कर दो। मतलब जो यहाँ पर अगर 2 ईयर दे रखा था तो अपन स्क्वायर कर देते, 3 ईयर दे रखा तो यहाँ पर क्यूब रूट कर दिया, अगर 4 ईयर दे रखा तो अपन फोर्थ रूट कर देते। तो यहाँ पर क्यूब दे रखा तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मान लिया अपने 8000 मान लिया। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यहाँ पर प्रिंसिपल अपने 8000 माना और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है आप लोगों को 8000। मतलब क्या हुआ यहाँ पर
यहाँ पर कितना हुआ कि अपने 8,000 माना, तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू है मतलब कितना गुना है, एक गुना है ना, कि रियल प्रिंसिपल से कितना गुना है, एक गुना है जो माना है। अब देखो प्रिंसिपल 20 था, अगर उसमें एक का ब्याज लग रहा है तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ से 5% का मतलब ये तो होता है, अगर ये प्रिंसिपल है तो एक ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट 21 हो गया। तो अपन अमाउंट भी कितना होगा, 21 का क्यूब ही रहा होगा। 21 का क्यूब कितना होता है यहाँ से 92 61, कितना होता है 92 61। तो 92 61 की रियल वैल्यू देखो प्रिंसिपल से कितना गुना हो रहा है, ये एक गुना, तो इसको भी अपन एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 61 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल अमाउंट आ गया, ये रियल प्रिंसिपल है। तो बताओ दोनों के बीच में कितना ब्याज मिल रहा है, 1261 का ब्याज मिल रहा है। ये सुनो, तो इसको भी सोच सकते हो ऐसे भी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दोनों ऑप्शन से सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो 12 के पहले 20 गुणों जो औसत ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कोई तो ऐसे लिखेगा पहले पहले 12 लिखा, फिर 24 लिखा, फिर कितने लिखा 36 लिखा, ऐसे चलेगा। और 12 × 20 लास्ट लिखेगा। फिर औसत कैसे निकालेगा, पहले इनको जोड़ेगा, फिर इनको जो जितने 20 गुना जो उनसे डिवाइड करेगा, फिर औसत आएगा। बाकी इतना लंबा प्रोसेस जिसको नहीं पता वही कर सकता है। बाकी अपन को प्रोसेस देखो कैसे करेंगे, पहले इसको बेसिक से समझते हैं कि अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसको एवरेज कैसे निकाल सकते हो आप। इस फॉर्म का मैंने लिखा है डॉट डाटा 1 से लेकर 5 तक, इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या बोलोगे आप कि सबसे पहले इनको जोड़ते गए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर इनको जोड़ते हो तो कितना आता है 15, और डिवाइड किससे करोगे 5 से, तो एवरेज कितना आया अपने पास 3 आया। ये सॉल्व कैसे भी कर सकते हो। बाकी एक चीज और ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर देखो इनके बीच में गैप कितने का है, एक एक का गैप है ना, +1, फिर यहाँ पर +1, फिर +1, फिर +1। तो जब भी गैप समान हो ना, गैप समान हो, तो क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कितना हो गया 6/2, मतलब यहाँ से भी एवरेज कितना आ रहा है 3। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट वाला एग्जाम्पल इसलिए किया जिससे आपको ये वाला समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर जो गैप है वो कितने का 12 का है, 12 का गुना मतलब सब में कितने का गैप रहेगा, 12 का गैप रहेगा लास्ट में। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया 24 244, और यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या निकल जाएगा, ये पहले 12 के 20 गुणजों का एवरेज निकल जाएगा। तो 240 + 12 कितना हो जाएगा 252, और 252 में 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 126। तो 126 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी। सी कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 10,000 की धनराशि पर 15 15 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का ऋण लिया जाता है। एक तो दे रखा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालकर उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे सोच सकते हो। देखो आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है। एक बार तो 10,000 से 15% की दर से 6 ईयर्स के लिए आप ब्याज निकालो टोटल, या फिर 10,000 से 15% दो ईयर्स के लिए ब्याज निकालो, दोनों ब्याज निकल जाएंगे, उनका डिफरेंस निकाल के आप ब्याज निकाल सकते हो। बाकी अपन ऐसे नहीं करेंगे, वो बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो टाइम कितना दे रखा है, एक का तो 6 ईयर दे रखा है, एक का टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर। यहाँ से जो रेट दे रखी है इसकी कितनी है 15% है, और जो इसकी रेट दे रखी है वो भी कितनी है यहाँ से 15% है। तो यहाँ से जो टोटल ब्याज मिलेगा मुझे इफेक्टिव रेट हो जाएगी, वो कितनी होती है साधारण ब्याज की, रेट इंटू टाइम होता है। तो यह कितना हो जाएगा 15×6 = 90 होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा 15×2 = 30। तो मुझे ऐसे बता दो, देखो यहाँ पर 6 ईयर्स का ब्याज टोटल इतना मिल रहा है, 2 ईयर्स का ब्याज इतना मिल रहा है, तो इन दोनों का ब्याज का जो डिफरेंस है वही तो पूछा है, तो इनको ब्याज का डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको 60%। तो जो प्रिंसिपल दे रखा है ना उसका 60% निकल दो तो अपने पास क्या जाएगा 6 ईयर और 2 ईयर्स का ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 6 पर। देखो उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा दे रखी है। एक भुजा क्या होता है, सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है इक्वल होती है। तो एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए डायगोनल और उसकी भुजा में सम चतुर्भुज के लिए। तो क्या होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4a²। देखो एक d1 दे रखा है अपन को 30 का होल स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से, प्लस d2 का होल स्क्वायर 4 × a 25 का होल स्क्वायर। ये सुनो अपन को d2 वैल्यू निकालना है, d2 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना होगा 25 625 625 इंटू 4 कितना होता है 2500, कितना होता है 2500, और 30 का माइनस करूंगा तो कितना हो गया 900। तो 2500 माइनस 900 कितना होता है यहाँ से 1600 हो जाएगा ना, 1600। तो अपन मुझे d2 की वैल्यू, तो यहाँ से अगर मैं रूट करता हूँ 1600 का तो ये किसका रूट हो जाएगा 40 का। ये सुनो यहाँ से d2 निकल गया। अब क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बताऊंगा इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो 1/2 d1 ने आपको दे रखा पहले से 30, और d2 कितना निकाल लिया 40। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 15 टाइम चला जाएगा, 15×4 = 60। तो यहाँ से जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया कितना आया 1500 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या बोला गया विक्रम और विवेक, विक्रम लिखता हूं यहाँ पर विक्रम प्लस
विवेक, दोनों मिलकर बोल रहा है, दोनों मिलकर कितने कार्य कर सकते हैं? 50 दिन में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया, फिर चले गए, तो उनके द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो टोटल कार्य अपन एक मान लेते हैं, कितना कार्य मान लेते हैं? एक। तो ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे? मतलब 1/50 कार्य करेंगे एक दिन में। कितना करेंगे एक दिन में? कितना कार्य करेंगे? 1/50 कार्य। तो बोलो 20 दिन में कितना कर लेंगे? तो मुझे 20 दिन में निकालना है, तो 20 से गुणा कर दूंगा, 20 × 50। तो यहाँ से कितना कर निकलेंगे? तो यही पूछा कि 20 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 2/5 कार्य। ऑप्शन नंबर डी, मतलब यहाँ पे पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अतुल 12 पेंसिलों को 400 रुपए में बेचता है। बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस। 4 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ। तो इसको दो प्रकार से सोच सकते हो। पहले तो बोलूं कि अगर, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हानि होती है। हानि कैसे होती है? अगर अपन कॉस्ट प्राइस में से कुछ घटाते हैं, जो लॉस होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस में से घटाते हैं, तो अपने पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या आता है? अपन क्या घटाते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर हानि होती है, क्या होता है? मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। ये सुनो, तो यहाँ पे मतलब 12 पेंसिलों का जो सेलिंग प्राइस है, वो किसके बराबर है? कि 12 पेंसिलों का कॉस्ट प्राइस तो होगा ही होगा, साथ में क्या हो रहा है कि वो किसके बराबर हो जाएगा? अगर उसमें 4 पेंसिलों का क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 4 पेंसिलों का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं, तो 12 सेलिंग प्राइस और यहां से कितना हो जाएगा? 8 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 12 जो सेलिंग प्राइस है, उनका जो कॉस्ट दे रखा है वो कितना है? 400 रुपए। तो मैंने लिख दिया 400, कितना हो जाएगा? 8 CP। ठीक है, अपन को किसका पूछा? एक कॉस्ट प्राइस मतलब एक पेंसिल का पूछा, तो ये 8 पेंसिल का है, तो ये 8 से डिवाइड करूंगा, तो आज कितना हो जाएगा? 40/800 बराबर कितना हो जाएगा? 1 CP। 8×5 = 40। तो एक जो पेंसिल होगी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा अपने पास? 50 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं एक तो। दूसरा कैसे सोच सकता हूँ, मुझे इसे बता दो, जो एक पेंसिल है उसको मान लो कि 1 रुपए है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपए। तो ऐसे 12 पेंसिल हैं, तो 12 पेंसिलों का जो कॉस्ट प्राइस हो गया है वो कितना हो जाएगा? 12 रुपए। ठीक है, तो बोला कि 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो मुझे बता दो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 में से अगर 4 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 रुपए। उसकी क्या जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 8 की जो दे रखा है वो किसके वैल्यू दे रखा है? अपने को सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 400। तो अगर मुझे 12 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 12 की वैल्यू पूछता तो अपना आंसर 600 करते, लेकिन पूछता कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ, तो ये 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य है, तो एक पेंसिल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 600/12। तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 50 रुपए। यहाँ से कितना आ रहा है? 50 रुपए आ रहा है। दोनों ऑप्शन से कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, ए बी से आधा कुशल है। देखो पहले तो इसको एफिशिएंसी से भी कर सकते हो, बाकी इनका टाइम निकाल के भी कर सकते हो। तो देखो ए बी एंड सी है, तीन दे रखे हैं। अगर एफिशिएंसी से करते हो तो इसको टाइम बहुत कम लगेगा। देखो कैसे करेंगे, बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना है, तो अपन को ऐसे रेशियो सेट करना है कि जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो देखो यहाँ से बी से कितना है? 3 गुना है, तो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, और इसका 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसका 3 गुना हो रहा है। और बी से आधा एफिशिएंसी से कौन है? ए। बोला ना बी से आधा, तो इसका आधा करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप क्रॉस भी चेक कर सकते हो, बी से आधा कुशल कौन है? ए। तो बी से आधा कुशल हो गया। और सी से 3 गुना कुशल कौन है? बी। तो सी से 3 गुना करूंगा तो बी आ रहा है। आ रहा है ना? अब बोला कि देखो मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकालता हूँ? एफिशिएंसी इंटू टाइम निकालता हूँ। तो देखो बी की, अगर बी से टोटल वर्क निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर बी का टाइम दिया हुआ है, तो बी की एफिशिएंसी 6 है और बी का टाइम 6 है, तो यहाँ से जो टोटल वर्क आ गया मेरे पास कितना आएगा? 36। अब निकालना क्या है आपको, ये देखो कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर देखो 6 3 9 10 11। तो अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ 36 को, तो मेरे पास कितना आएगा? 3.27 दिन। कितना आएगा? 3.27 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप दूसरे अगर इसको डे से करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखो बी का दिया हुआ अपन को 6 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? अकेले 6 दिन में करता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मुझे ये बता दो, जिसका जो एफिशिएंसी कम होगा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब अगर ये इसका कितना है? आधा है, तो इसको जो टाइम लगेगा उसको दुगना लगेगा बी का। तो जो ए को टाइम लगेगा बी का दुगना लगेगा, तो बी का दुगना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा? यहाँ से 12 दिन लगेगा उसको। और सी को कितना टाइम लगेगा? इसका 3 गुना टाइम लगेगा। सी को कितना टाइम लगेगा? 3 गुना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? सी 6 × 3, बी का 3 गुना, तो 18 दिन हो गए। तो यहाँ से अगर एलसीएम देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास? 36 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 6 6 36। ये कितना हो गया? भारतीय 36। और कितना हो गया? 18 दूनी 36। देखो सेम आ रही है एफिशिएंसी, 3 6 2। यहाँ से टोटल पूछा है तो 6 3 9 10 11। अगर इसको 11 से डिवाइड करते हो तो सेम आंसर आएगा कितना? 3.27। बाकी आप एफिशिएंसी करोगे तो आंसर क्या जाएगा? जल्दी आ जाएगा। कैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
अब देखो इसमें पूछा है कि x की पावर 5 प्लस वन वन अपॉन एक्स की पावर 5 का, तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा x की पावर 3 प्लस वन बाई एक्स की पावर 3 और माइनस कर दूंगा x प्लस वन बाई एक्स। सबसे पहले क्या चाहिए आप लोगों को, देखो ये दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 3, यहाँ से स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं ना। अगर इससे स्क्वायर निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, पहले इसका स्क्वायर करता हूँ 3 गुणा, इसका स्क्वायर करूंगा 3 का तो कितना हो गया 9, फिर 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे चाहिए क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब करके 3 गुणा ए माइनस कर देते हैं। तो देखो इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27 माइनस 3 गुणा 3, ठीक है, ये होता है ए। तो यहाँ पे कितना होगा 27, 27 में से 9 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से देखो वैल्यू पुट करना है, ये कितनी हो जाएगी यहाँ से अपने पास 7, ये कितनी हो जाएगी 18, और एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने पास कितनी 3, तो यहाँ से कितना हो गया 17 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा अपने पास 126, 126 में 3 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 123। तो ये कौन सा था, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 दे रखा है, उसका अंतिम परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। देखो इसको ट्रिक बताता हूँ, बाकी इसको बेसिक्स तो कर ही सकते हो, कैसे करोगे बेसिक से यहाँ पे बता देता हूँ और वो खुद से ट्राई करना। देखो 11 परिणामों का जो एवरेज दे रखा है कितना 50, ठीक है, तो सम निकाल लेना यहाँ से कितना हो गया 550। अगर 6 परिणामों को यहाँ से कितना दे रखा है 49 एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ से 49 इंटू 6, ये सुनो। और यहाँ से अंतिम 6 का औसत कितना दे रखा 52, तो यहाँ से जो 6 का सम कितना हो जाएगा यहाँ से 6 इंटू 52। अब देखो टोटल परिणाम तो 11 है, लेकिन देखो पहले 6 और अंतिम 6, तो ये तो कितना हो रहा है 12, मतलब जो छठवां परिणाम है ना वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो पहले इनका सम निकाल के इन दोनों को जोड़ना, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा छठवां परिणाम आ जाएगा। बाकी इसको कैसे करना, इतना लंबा नहीं करना, कैसे मतलब 11 परिणामों को औसत कितना दे रखा है यहाँ से 50, ऐसे लिख रहा हूँ। फिर बोलूंगा 6 परिणामों को औसत कितना दे रखा है यहाँ से 49, और अगले 6 परिणामों को कितना दे रखा है 52। देखो कंपेयर करना, इसके एवरेज से ये कितना कम या ज्यादा है, तो एक कम है। तो अगर एक जो वैल्यू है एक कम है तो 6 वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 6 गुना कम हो जाएगी। अब देखो 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, अगर एक वैल्यू 2 ज्यादा है तो 6 कितनी ज्यादा हो जाएगी 6। अब देखो आपको डेविएशन निकालना है कि इसमें ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 12, तो ओवरऑल कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पर 6, 6 का फर्क पड़ रहा है। तो जो छठवां नंबर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 50 प्लस 6, उसमें जोड़ देना कितना हो जाएगा 56। अगर माइनस का 6 आता तो इसमें 50 में से अपन क्या क्या घटा देते, माइनस का 6 घटा देते, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 56 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो छठवां नंबर ही पूछा है तो छठवां नंबर हो जाएगा ये, ठीक है 56। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोला गया है कि एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, यदि वह 405 किलोमीटर लंबी घंटे को 1 घंटे विराम के साथ चलती है तो बताओ उसका टोटल टाइम कितना होगा। देखो ये डिस्टेंस दे रखी है, ये स्पीड दे रखी है, अगर वो नहीं रुकती तो मुझे इसे बता दो। पहले देखो जो जो क्या निकालते हैं यहाँ से टाइम निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं यहाँ पर टाइम। अगर डिस्टेंस बाई स्पीड होती, अगर अपन नहीं रुके तो वो बोले कि 1 घंटे नहीं रुके तो वो टाइम कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 450 से जो डिस्टेंस है और इतने स्पीड से चल रही है तो इतना टाइम निकल जाएगा, तो इतना टाइम निकलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 से टाइम चला जाएगा 9 आवर हो जाएगा। अगर वो नहीं रुकती है तो इतना टाइम लगता है, लेकिन वो ऐसे बोलती है बीच में 1 घंटे रुक जाती है तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, टोटल कितना टाइम लगेगा 10 घंटे लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले लिख दो 0.04, इसमें डिवाइड करता हूं मैं 0.002, फिर प्लस आ रहा है, फिर 0.5 मल्टीप्लाई करूंगा 0.002 और यहाँ पर लिख दूंगा 0.0004। अब देखो यहाँ से ये 2 उठाऊंगा तो नीचे मेरे पास कितना लग जाएंगे 100 लग जाएगा, और यहाँ से उठाऊंगा तो मेरे पास ऊपर कितना लग जाएगा 3 लग जाएगा। अब यहाँ से देखोगे, देखो यहाँ पर कितना पॉइंट वाला लग रहा है 1, और यहाँ पर कितना 3, तो 4 4 यहाँ है, ऊपर भी 4 पॉइंट है, तो देखो ये पॉइंट सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसको कैसे लिखोगे, देखो 4 इंटू 1000 और ये कितना हो गया 2 इंटू 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 4, ये सुनो। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा देखो 2, और कितना हो जाएगा 2.5, तो यहाँ से जोड़ोगे इनको कितना हो गया 22.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा। देखो PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, PQ और RS के समांतर PQRS है। जब एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पर PQRS है तो अपन पहले ही बना लेंगे PQ क्या है, यहाँ पर व्यास है, क्योंकि जब व्यास बोलता है तो अपन फिर से अपन को क्या करना पड़ता है, डायग्राम हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले ही PQ व्यास बना दिया। अब बोला देखो क्या है, PQ के समांतर क्या है SR, तो मैंने PQ के समांतर एक लाइन खींची थी SR, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज बोला है तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इसमें एक सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज है,
तो अगर ये पी क्यू आर एन एस दे रखा है, तो जो अपोजिट सम होता है ना, जो अपोजिट सम जो एंगल का जो अपोजिट सम होता है, जैसे एंगल पी और एंगल आर का सम करोगे तो कितना आता है, ऑलवेज 180 डिग्री आता है। तो ये चीज याद रखना। तो बोला कि यदि क्यू पी आर अपन को ये क्यू पी आर ये अपन को दे रखा है कितना, 40 दे रखा है। ऐसे करना क्वेश्चन को। पी एस आर ये एंगल बताना अपन को, ये वाला। तो इसको कैसे कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत पढ़ा होगा, मैंने पहले भी प्रैक्टिस में बताया कि जो वो ये क्या है, डायमीटर है, व्यास है। इस व्यास द्वारा परिधि पर कहीं पर भी अपने कोण बनाए, परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाए, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ऑलवेज। तो देखो ये व्यास है, और इस व्यास द्वारा परिधि पर अपन कहीं पर भी कोण बनाए, वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का बोलो। तो देखो ये देख रहे हो आप एंगल कौन सा, ट्रायंगल पी आर क्यू। यहाँ पर 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर 180 होता है तो यहाँ पर 130 हो गया, तो बचा कोण कितना, 50 डिग्री का हो गया। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये सुनो, तो एंगल एस का निकालना है, एंगल क्यू का मान अपने को कितना दे रखा है, 50 डिग्री, और 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल एस का मान आ जाएगा कितना, 180 में से माइनस करता हूँ 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे अपना अप्लाई करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो इसमें क्या बोला गया है, ए की दक्षता 20 से 25% आती है। तो मैं लिखता हूँ ए एंड बी की दक्षता 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 20 से 25% आती है, तो बी की वैल्यू कितनी मान लेता हूं मैं, 4। और बेस वैल्यू बी से कंपेयर करा तो बेस वैल्यू 4 मान लिया बी की, और एक अधिक है कौन, ए। तो 5:4 हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ यहाँ से बी एंड सी के रेशियो की कंपेयर करता हूँ, 25% का मतलब 1/4। सी की दक्षता 20 से 25% कम है, अगर बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ से देखो ए बी एंड सी, देखो अगर समान होती है ना यहाँ पर वैल्यू, या तो समान कर लिया करो, अगर समान नहीं हो तो यहाँ पे पहले से समान दे रखो, तो जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कितना, सेम आ जाएगा, 4:5:4:3। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है क्या, कि यदि सी अकेले 20 कार्य 20 दिन में कर सकता है, तो सी की एफिशिएंसी कितना है, फिर टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालो, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से 60। अब क्या बोला, ए और बी मिलकर करे तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 9 हो जाएगी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो कितना हो गया, 3 से 20, और कितना हो गया, 3। तो 20/3 नहीं लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज चाहे कितने भी घुमाए, अपन को तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी टाइम कितना होता है, टोटल वर्क होता है। अगर एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो अपन कैसे भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। देखो दो ट्रेन स्टेशनों ए और बी के बीच में विविध पटरियों पर चल रही है, एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 घंटा और 9 घंटे तक लेती है। यदि पहली ट्रेन का जो स्पीड दे रखी है अपने को ये दे रखी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड बताओ। पढ़ने में क्वेश्चन क्या लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो 1 सेकंड में कर लेगा। कैसे करेगा, देखो जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो ना, एक दूसरे से पार करने के बाद, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया हो कि पार करने के बाद, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्पीड, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन करेगा, ए का स्पीड अपॉन बी का स्पीड, ए का स्पीड अपॉन बी का स्पीड। तो बराबर में क्या होता है, इसको याद करेंगे। देखो ए का स्पीड अपॉन बी का स्पीड, तो यहाँ पर ए का स्पीड है ना, तो ऊपर लिख दो बी का टाइम। ठीक है, बी का टाइम डिवाइड कर दो, यहाँ पर बी का स्पीड है तो इसे यहाँ पर लिख दो ए का टाइम। ठीक, अब देखो क्या क्या दिया हुआ, एक की स्पीड दी हो, मतलब पहली ट्रेन की गति की स्पीड दी हो तो 54, दूसरी की निकालनी है तो अपने एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी का टाइम, मतलब ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है, तो बी का टाइम कितना देगा अपने पास 9, और ए का टाइम कितना देगा 4। बस इसको सोल्व करना, 54/x। देखो 9 का रूट कितना होता है यहाँ पे 3, और 4 का रूट कितना होता है 2। यहाँ से इसको सोल्व कर लो, देखो 3 से काटूंगा, यहाँ से कितना हो गया 18×3 = 54 ना, और x बराबर कितना हो जाएगा 18×2 कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हार्ड था क्या बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि एक व्यापारी अपने माल इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य 16% दे रखा है और लाभ कितना दे रखा है 26%, तो क्रय मूल्य दे रखा है दूसरा पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, देखो सीपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन करेगा, 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एल एन प्रॉफिट परसेंट। देखो जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा हो और एक प्रॉफिट दे रखा हो, तो आप क्वेश्चन में ये देखोगे कहीं ना कहीं ये सूत्र तो नहीं लग रहा, ये फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। जब भी आपके पास डिस्काउंट या आपके पास क्या दे रखा हो, प्रॉफिट, दोनों दे रखे हैं, तो आप ये देखा करो कि अपने पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कुछ रिलेशन तो नहीं दिया हुआ। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और अपन को मार्क प्राइस पूछा, तो अपन ये लगा लेंगे। देखो यहाँ पर सीपी अपॉन 100 माने डिस्काउंट करूंगा, 100 में से 16 करूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा मेरे पास 84। और यहाँ पर एमपी
एमपी 100 प्लस 26 करूंगा तो कितना हो गया 126। अगर इसको सोल्व करते हो, इसका रेशियो लेते हो, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से काटोगे किससे, 6 से, 6 में 12 और कितना हो गया यहाँ पर 6 कम 6 और कितना हो गया 6 चौक 24। फिर 7 से काट दो 7 21 और 7 से 2 टाइम हो जाएगा 2:3। सीपी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 318 अपॉन 2 और अपन को मार्क प्राइस कितना दे रखा है, ये मार्क प्राइस निकालना है। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लो, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 159 और एमपी निकालना है तो इसको 100 जो 59 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 477। देखो इजी आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 18 पर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसके मान के लिए प्रत्येक में से पहले अपने को समानुपात होता है, के का मान निकालना पड़ेगा और फिर इसका चतुर्थ अनुपात निकालना पड़ेगा। सबसे पहले के निकालना पड़ेगा, इसका मैंने ट्रिक बता रखा था, पिछले वाला वीडियो थे ना जो मैंने शीट करा रखी उनमें ट्रिक बता रखा। तो कैसे ट्रिक होती है, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस बोलोगे तो 1 का है, इसका डिफरेंस देखो दोनों का कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। फिर जो ये 10 का डिफरेंस है उसको पहली संख्या से गुणा कर दो, मतलब 19 इंटू 10 कर लो, और जो ये 1 आया इसको तीसरी संख्या से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 1। अब देखो इसको इसको माइनस कर दो, 190 में से 28 माइनस कर दो तो आपको पास कितना मिलेगा 162। तो ये 162 के लिए आप दोनों इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, 10 माइनस 1, मतलब ये जो डिफरेंस मिला है 162 अपन को 9 की वैल्यू दे रखी है 162। जो भी के की वैल्यू होता है, मतलब एक की वैल्यू निकालती है वो वही वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू जाएगी। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो 162 में आप 9 का डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 18। यहाँ से डायरेक्ट में तो वैल्यू पता लगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। जब के की वैल्यू 18 आ जाएगी तो यहाँ से देखो 6 इंटू 18 हो जाएगा एक, तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 माइनस 36 और ये कितना हो गया 4 इंटू 18 इंटू 18। अब देखो कैलकुलेशन यही हार्ड हो जाता है, कई क्या करते हैं कि देखो 18 इंटू 6 करने लग जाता है, 18 इंटू 18 करके फिर 4 गुना करना, अपन को गुणा नहीं करना, इसको ऐसे के ऐसे रख देता हूँ, बाकी इसको सोल्व कर देता हूँ। 18 54 ना, और 54 मैंने 36 करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 18 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। अब देखो इसको ए बोल लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं ए इंटू बी और ये समानुपात, और यहाँ पर चतुर्थ अनुपात कोई भी है पी है मान लो। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब बी एंड सी का प्रोडक्ट, देखो बी इंटू सी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, अपन ये करूंगा तो मेरे पास पी की वैल्यू हो जाएगी, तो अपन को बी इंटू सी अपन ए। तो ये होता है बी इंटू सी कौन सा है यहाँ पर 18 इंटू 4 इंटू 18 अपॉन 18 इंटू 18, और अपॉन किससे कर देंगे अपन 6 इंटू 18 से कर देंगे। तो जो ये चतुर्थ अनुपाती मान है पी की वैल्यू निकल जाएगी, तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 36 18 हो गया। अब इसको गुणा कर लो 18 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 इंटू 18 करोगे तो कितना हो जाएगा 216। तो जो चतुर्थ अनुपात की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 216। ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है पेपर। अगर अपन एक एक सेकंड बचाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड ने बाजार में 80 वस्तुएं खरीदी और उसमें 25 वस्तुएं खराब हो गई, तो मुझे बताओ 80 का अगर मैं 25% निकालता हूं तो मेरे पास कितना मिलेगा, 25 चौके 100 4 दुनिया, मतलब 20 वस्तुएं क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी। तो 80 में से 20 वस्तु खराब हो गई तो बची कितनी है अपने पास 60। अब बोलो 50% की लाभ प्रवेशता, मतलब कोई वस्तु एक 50% में कितना होता है 1/2, 2 से कितना मिला 1 का लाभ हो रहा तो कितना बेचेगा 3 का बेचेगा। तो देखिए 2 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू निकालेंगे, 2 3 अच्छा है, तो यहाँ से टोटल कितना मिल रहा है अपने पास 90। मतलब ये बेच रहा है 80, मतलब 80 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 80 है और जो सेलिंग प्राइस कितना निकाल दिया अपने 90, तो कितने का लाभ मिल रहा है ओवरऑल तो पूछा है 10/80 बटा परसेंटेज के लिए 100, देखो 1/8 कितना होता है 12.5। तो आपको फ्रैक्शन भी वैल्यू याद रहनी चाहिए, फ्रैक्शन से क्या होता है अपने टाइम बचाते हैं डिवाइड करने से। तो 12.5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्यूब निकालना है, लेकिन क्यूब के लिए फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ए प्लस बी। अब आपको पता होना चाहिए, मेरे पास तो ए बी है ही नहीं, तो ए बी कहां से निकालेंगे, अपन इससे निकालेंगे। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है अपन को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो यहां से देखो इसके मान तो दे रखा 12, ए प्लस बी का मान कितना दे रखा 8 का स्क्वायर माइनस का 2ab, यस और नो। तो देखो 64 में से जब 2ab इधर आ जाएगा, 64 में से अपन 12 माइनस कर देंगे, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52। ए बी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 26, ए बी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट कर दो, 8 का क्यूब कितना होता है 512, डायरेक्ट लिखता हूँ 3 इंटू 26 और ए इंटू बी कितना होता है अपने पास 8। अब इसको सोल्व कर लो, देखो सबसे ज्यादा तो इसको ज्यादा लग रहा है 26 इंटू 3 करो, और अगर इसमें 8 और गुणा करता हूँ तो कितना हो गया 624। सबसे पहले तो नेगेटिव जाएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन तो कट ही गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस करो कितना 12 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा लास्ट टू डिजिट कितना आएगा अपने पास 2 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 112। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया देखो एक होल 18 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, फर्श की छत और
जो फर्श है एंड छत का क्षेत्रफल का योग निकालना है। तो देखो फर्श जैसे कोई भी रूम होता है, उसका आप फर्श वाला देखोगे और ऊपर वाला ये देखो तो दोनों तो समान ही होता है, तो आप फर्श वाला निकाल लो, फिर उसको डबल कर देना तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एरिया निकल जाएंगे। तो देखो पहले अपन निकालते हैं फर्श का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18 × 12। 18 × 12 करोगे तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा? 216। तो जो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा यहाँ से? 216। दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ से? दोनों का योग कितना हो जाएगा बताओ? 432। कितना हो जाएगा? 432, क्योंकि ये बोला ना क्षेत्रफलों का योग दीवार के, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये दोनों का योग याद रखो, ठीक है? दोनों का योग है किसका? छत का एंड फर्श का, ठीक है? अब देखो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच। अब जो चारों दीवार को जो क्षेत्रफल आएगा ना वो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 432। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू लंबाई तो मेरे पास 18, चौड़ाई भी है 12 और एच की निकालनी है। तो 18 × 12 कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है? कितना हो गया? 30 हो जाएगा। पहले इसको 2 से काट देता हूँ, यहाँ से 2 से काटूंगा तो कितना हो गया मेरे पास? 216। और ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू एच। तो एच की निकालना 216/30 बराबर कितना हो जाएगा? एच। अब देखो इसको सोल्व करना है। अगर इसको सोल्व करता हूं मैं तो कैसे निकालूंगा बताओ? एच क्यू निकालूंगा तो कितना हो गया यहाँ से? एच क्यू निकालूंगा तो कितने हो जाएगा मेरे पास? यहाँ से काटो इसको 5 से, 6 से काटो, 6×5 = 30 और 6 से काटोगे तो कितना होगा? 36। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36/5। अब क्या पूछा है? होल का आयतन बताओ। तो यहाँ पर वॉल्यूम बता दो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई कितनी है यहाँ पर? 18। चौड़ाई कितनी है? 12 इंटू एच कितना दे रखा है? 36/5। देखो पेपर भी कैलकुलेटिव आ रहा है, तो थोड़ा आपको सैंपल पेपर का मतलब क्या है, उसी तरफ से पेपर बनाया जाए, ठीक है? तो इतना भी हार्ड नहीं आ रहा जितना आप सोच रहे हो। बाकी इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ से आप इसको सोल्व करें, एक तो मैं 5 से डिवाइड करना अलग बात होती है। अगर मैं इसको 10 बना लेता हूँ ऊपर नीचे तो मेरे क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पॉइंट बाद क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ 18 × 12 तो अपने पहले कर लिया था, कितना होता है? 216। तो दोबारा से कैलकुलेट मत करना, इंटू 72। तो यहाँ से देखो अगर इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से देखो कितना हो गया? 6×12 12 आएगा ना, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आएगा ही आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0.2 आएगा। 0.2 आएगा। अब इसको आप एक डिजिट और सोल्व कर सकते हो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 15 और 5 और ये आ जाएगा। इसमें 10 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? यहाँ से बस एक पॉइंट छोड़ के आप पॉइंट लगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्त को 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच जाती है, तो केंद्र से जीवा की बताओ। देखो इसको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये क्या है? सर्कल है। यहाँ से सेंटर से एक जीवा है, मान लो कि यहाँ से ए और बी जीवा है और इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है ये डी। इसकी लेंथ बतानी है, लंबा दूरी। ये अपने को दे रखी है ओ, तो रेडियस तो हो जाएगी एओ। जो व्यास दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25/2। और देखो ये डिस्टेंस बराबर होती है, क्योंकि अगर अपन सेंटर से यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो जो एडी लेंथ हो जाएगी ना, क्योंकि एबी की वैल्यू टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? पास 21 दे रखा है, तो जो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21/2 हो जाएगी। पाइथागोरस पर हमें पता है एओ स्क्वायर बराबर क्या होता है? एडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। एओ कितना दे रखा है? 25/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये कितने दे रखा है? एडी। एडी मतलब 21/2 का होल स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। अब आप पर डिपेंड करता है इसको कैसे सोल्व करोगे। अगर मैं उधर लेके जाता हूँ कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, 25 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? ओडी का स्क्वायर। यहाँ पर मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, आपको इतनी स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है कि भाई अगर वो ऐसे सोल्व करेगा तो कितना है, ये स्टेप ही नहीं लिखना। आपको लिखना 625/4 माइनस का 441/4 और यहाँ पर इसको रूट लगा दे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ओडी आ जाएगा। तो 625 में से 441 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा बताओ? 184। और 184/4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा? √46। √46 बराबर कितना आ जाएगा? ओडी। अगर आपको किसी को स्क्वायर नहीं पता, उसको सोल्व करने में जोर आ रहा है तो वो कैसे कैसे करेगा? देखो 25/2 का होल स्क्वायर है, ऐसे है ना, 21/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं दिख रहा आपको? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। छोटी वाली संख्या को तो गुणा करके लिख ही सकता है ना कि 25/2, 25/2 प्लस 21/2 और एक बार लिख दिया मैंने 25/2 माइनस के 21/2। तो 25/2 इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना देगा? ये कितना होगा? 46/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4/2। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट क्या बचा? 46। कैलकुलेशन के तरीके बहुत सारे होते हैं, देखो मैंने कोई कोई तो ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, आंसर आना है सेम। बाकी ये देखना है कि टाइम कौन सा लग रहा है एग्जाम में, वही वही अपन को क्या निकालना है? मेथड चूज करना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 23।
23 में देखो क्या बोला गया है, सरकार की नई नीति में प्याज की कीमत 35% बढ़ा दी गई। व्यक्ति द्वारा प्याज का उपयोग कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब अगर खर्च में जो एक्सपेंडिचर है उसमें नो चेंज रहे तो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट सीखो। प्राइस मान लो कि ए से बी हो गई, मतलब ए से बी बढ़ गई, तो जो कंजम्पशन है इसका उल्टा कब हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल कब हो जाता है, बी से ए रेशियो कब होता है, जब अपने पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, नो चेंज होता है। देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी बढ़ती न, न तो बढ़ रही है न घट रही है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये वाला क्या लग रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये लगा, तो देखो 35% का मतलब कितना होता है, 7/20। अगर पहले प्राइस कितनी है 20 है, अब 7 बढ़ गई तो कितनी हो गई 27, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 27/20। अब बोल रहे हैं कि कंजम्पशन को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए, तो आप ही बताओ कि कितना कम किया जाना चाहिए। 27 से 20 हो गया तो कितना कम करना है 7, तो किस पर 27 पर, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। तो यहां से अगर इसको सोल्व करते हो, अगर इसको सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा बताओ, 7/27 मतलब कितना हो गया, यहाँ से 25.92 आएगा। तो देखो इसको अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें इंटीजर में दे रखा है सभी, तो 25.9 को कितना लिख सकते हैं अपन, 26% लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 29। ये मीडियन दे रखा है। मीडियन क्या होता है, देखो यहाँ पर कितनी टर्म है, एन बराबर 10 टर्म है। 10 टर्म होती है, अगर विषम दे रखी है तो अपन बीच का टर्म देख लेते हैं। अगर 10 टर्म दे रखी है तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5। एक तो पांचवा टर्म देख लो, एक इसका अगला वाला टर्म देख लो, और दोनों का जोड़कर क्या कर दो, एवरेज कर दो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, 5 एंड 6 ये वाला दोनों टर्म है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, 2x+1 प्लस 4x+3। क्या करा, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मीडियन। मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 77। देखो 2x+4x कितना हो जाएगा अपने पास 6x, प्लस 3+1 कितना हो जाएगा 4। तो 77 × 2 कितना होता है अपने पास 154। तो 154 6x हो जाएगा, और 150 हो जाएगा, 4 माइनस करूंगा तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगा अपने पास 25 का 150 होता है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो अक्स की वैल्यू पूछा ऑप्शन नंबर डी। 25 पे चलते हैं, देखो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 25 और 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेषफल बचे। तो देखो यहाँ पे लिखो 15, या 25 लिखो, या 35 लिखो, और 40 लिखो। सबसे पहले तो इनका काम है एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेगा ना इनका, तो एलसीएम कितना देगा अपने पास 4200। अब देखो अगर इससे डिवाइड करता हूं तो ये कितना रिमाइंडर बचता है 10, और यहां से अगर इनका देखता हूं तो यहां से कितना रिमाइंडर बचेगा 20, और 35 से करूंगा तो 30 बचेगा, और 40 से करूंगा तो कितना होगा 35। तो एक आपको एक क्रॉस चेक करना है कि देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, और इसका भी कितना आ रहा है 5। जब भी ये डिफरेंस समान आ रहा है ना 5, तो आप इस 42 जो एलसीएम दिया उसमें से 5 घटा दो, वही वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, तो कितना 4195। ये क्या हो जाएगी, विभाजित करने पर अगर 4195 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष पर बचेगा 10 बचेगा, और 25 से करोगे तो 20 बचेगा, और 35 से करोगे तो 30 बचेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं बोलूं कि आपके पास ए की पावर एम दे रखा है, मल्टीप्लाई ए की पावर एन दे रखा है, तो उसको कैसे करते हैं, ए की पावर एम प्लस एन करते हैं ना। तो देखो यहां से कितना हो गया 13 × 2 + 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 13 की पावर 9 हो जाएगा, प्लस 1 26 हो जाएगा, 26 की पावर 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया 26 की पावर 8। देखो एक 8 से 8 पावर कट जाएगी, यहाँ पर कितनी बचेगी एक पावर बचेगी, कितनी 13 की पावर 1। और यहाँ से देखो 7 पावर कट जाएगी तो कितनी बचेगी 26 की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ से देखो 26 टाइम सेम आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 1, यहाँ से कितना आएगा आंसर 3/26। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 27। 10 प्लस कोट थीटा। देखो इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं थीटा बराबर 45 पुट करूं, अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 बराबर 2। अगर ये सेटिस्फाई करा तो इसमें भी रख दो। तो अगर 10 45 का क्यूब करोगे तो कितना हो 1 का क्यूब, और कोट 45 मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कितना हो गया 2। देखो वैल्यू पुट से आंसर आ गया ना इजीली। बाकी इसको और तरीके से कैसे कर सकते हो, इसमें एलजेब्रा का मिक्सअप है। एलजेब्रा का मिक्सअप कहते हैं अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो मतलब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर कितना, यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है -3ab ए प्लस बी। अगर आपको वैल्यू पुट दिमाग में है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो बता रहा हूं मैं। अगर इसको रखता हूं यहाँ पर ए की जगह 10 क्यूब थीटा, और यहाँ रखता हूँ कोट क्यूब थीटा, मतलब ए है मैंने 10 थीटा प्लस कोट थीटा, इसका रखता हूँ क्यूब माइनस का 3 × ए है 10 थीटा इंटू कोट थीटा, और यहाँ रखता हूँ 10 थीटा प्लस कोट थीटा। करना एग्जाम एग्जाम में इससे ही है, बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि इसको दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको बेसिक भी आना जरूरी होता है, ठीक है। तो 10 थीटा प्लस कोट थीटा मतलब 2 का क्यूब करूंगा यहाँ पर, मान देखो 10 थीटा, और अगर कोट थीटा करते हो तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर 3 इंटू और 10 थीटा प्लस कोट थीटा वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 27, कितना हो जाएगा 8।
8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 2। और आंसर नंबर 2, इससे भी सेम ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब आपको पता चल रहा है इसको कैसे करोगे, लेकिन आपको पूछा क्या एम बाई एन, तो एम बाई एन कैसे आ सकता है, आप ये चीज देखा करो कि एम बाई एन कैसे आ सकता है। मुझे पता है कि अगर इसको इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एम बाई एन आएगा। कैसे आएगा, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अपन को एम दे रखा है। अब इसके नीचे लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब मेरे पास ये 1 है, ये 2 दे रखा है, मुझे एम बाई एन चाहिए, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो एम बाई एन आ जाएगा ना। तो अगर इसको डिवाइड करता हूँ, देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा। अब सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोस, क्योंकि मैं तभी तो सोल्व कर पाऊंगा जब ये समान होंगे साइन और कोस में। तो साइन और कोस करूंगा तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और ये मेरे पास क्या बचेगा, एम बाई एन बचेगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो ये आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम बाई एन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऐसा करना है इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला कि दो स्थानों की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटों में पूरी दूरी तय किया जाता है। तो पूरी दूरी निकाल लेते हैं ना, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना देगा 62, टाइम कितना दे रखा है 3, तो 62 × 3 निकालेंगे तो अपने पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, 217। कितनी आ जाएगी, 217। 3 × 6, अरे इसमें क्या दे रखा, 3.5 घंटे है ना। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें। ठीक है, कितना दे रखा है, 7, यहाँ से 3 से ही 1/2, मतलब यहाँ पर दे रखा है 3.5, मतलब 3.5 आवर दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर लिख लेना आप 3.5 आवर, मतलब 3 से ही 1/2 आवर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो 62 × 7/2 करना। यहाँ से करोगे तो कितना रहेगा, यहाँ से 2 × 4 2, और 31 × 7 करोगे तो कितना रहेगा आपके पास, 217। तो जो डिस्टेंस है ये अपने पास ये आ गई। ठीक है, अब बोला 8 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर जाएगी। पहली स्पीड कितनी थी अपने पास, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसमें 8 वृद्धि कर देता हूँ, 8 किलोमीटर प्रति डिस्टेंस की वृद्धि कर देता हूँ, तो बताओ कितना समय बचेगा। तो पहले जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 217। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो टाइम लगेगा ना, वो कितना लगेगा मुझे पास, 3.1 आवर लगेंगे। तो पहले वाले में कितना लग रहा है, 3.5 आवर। ठीक है, पहले वाले में 3.5 आवर लग रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 3.1 आवर। तो यहाँ से जो बच रहा है, जो टाइम बच रहा है वो कितना बच रहा है अपने पास, 0.4। कितना बच रहा है, 0.4। देखो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10। इतने हावर लग रहे हैं, लेकिन मिनट में पूछा है तो मिनट में पूछा है तो 10 से गुणा कर देंगे, सॉरी 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो गया, 624 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 30 पर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, देखो 20 मीटर भुजा एक वर्गाकार पार्क में उसी बीच से जाती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, 100 रुपए प्रति वर्ग दर से मार्ग की बदली की लागत बताओ। देखो ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो फॉर्मूला बेस पूछ सकता है, और कुछ भी ज्यादा पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैंने लिखा है वर्गाकार, मैंने बुझा एक भुजा है, एक पार्क है जिसमें ये दे रखा है। अब यहां से एक चीज देखो कि इसमें से एक सड़क तो ऐसे जा रही है बीचों बीच इधर से, और एक सड़क जा रही है ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये डायग्राम से बता रहा हूं। अब देखो वर्गाकार भुजा है, मतलब ये भी 20 मीटर की होगी, ये भी 20 मीटर की होगी, ये भी 20 मीटर की होगी, और ये भी 20 मीटर की होगी। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो सड़क का क्षेत्रफल निकाल, तो ये 2 मीटर चौड़ी है, तो ये भी 2 मीटर चौड़ी होगी, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। समझ में आ रहा है। अगर इसका एरिया निकालूं, अकेले इतने का एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, लंबाई तो चौड़ाई हो जाए, तो लंबाई तो कितना दे रखा है, मतलब जितनी ये उतनी ये हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी ये। तो अगर इसको लंबाई इंटू चौड़ाई निकालता हूँ, 20 × 2 निकालता हूँ, तो कितना हो गया, ये इस सड़क की चौड़ाई हो जाएगी। अगर इसका निकालना है, क्योंकि मुझे टोटल निकालना है, तो इसका एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, मतलब ये सेम ही आएगा, मतलब इसको अगर दुगुना कर दूंगा तो ये सेम आ जाएगा, मतलब इसका और इधर वाले का। लेकिन आप चेक देखोगे कि ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें बीच वाला एरिया है ना, 2 बार काउंट हो रहा है। जब एक बार तो अपन इधर से ले रहे हैं तब काउंट हो रहा है ये एरिया, और एक बार इधर से ले रहे हैं तब ये एरिया काउंट हो रहा है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। देखो 2 इंटू, और ये भी कितनी हो जाएगी 2, और ये भी कितनी हो जाएगी 2, मतलब इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा अपन को, बीच वाले का एरिया। तो ये बीच वाले एरिया देखो यहाँ से बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे बना के ये हो जाएगा इसे। तो जो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2, तो ये माइनस कर दो। तो यहाँ से कितना 40 × 80, 80 - 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 76। इतना वर्ग मीटर है, तो एक वर्ग में इतने रुपए लगते हैं, तो इतने वर्ग में कितने लग जाएंगे, 76 × 100, कितना हो जाएगा यहाँ से 7600। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
आज की वीडियो में इतना ही थे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जुड़ सकते हैं। जिसकी भी नेक्स्ट एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।